नमस्कार। आज हम बोइंग और एयर इंडिया के मामलों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये जानकारी कुमार भारत की केस स्टडीज पर आधारित है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि बोइंग में ये सुरक्षा को लेके जो चिंताएं उठी हैं हम्म। वो क्यों हैं, हम्म। एयर इंडिया कैसे मुश्किलों में फंसी और अब जो वापसी की कोशिश हो रही है उसमें क्या चल रहा है, और हाँ, ये दोनों मामले आपस में कैसे जुड़े हैं ये भी देखेंगे। बिल्कुल। तो बोइंग से शुरू करते हैं। देखिए, एक वक्त था जब बोइंग मतलब इंजीनियरिंग का दूसरा नाम था, सुरक्षा का भरोसा था। हाँ, सुना है, जैसे बोइंग 707। हाँ, 707 जिसने हवाई यात्रा को आम लोगों तक पहुंचाया। और सोचिए, अपोलो 11 का सैटर्न वी रॉकेट, उसका पहला स्टेज इंजन, ये सब बोइंग ने बनाया था। कमाल है। ये वो दौर था जब कंपनी इंजीनियर चलाते थे, मतलब क्वालिटी सबसे पहले थी। इंजीनियरिंग पहले, मुनाफा बाद में। लेकिन फिर 1996 के आसपास कुछ बदला। मैकडॉनल्ड डगलस वाला अधिग्रहण, हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मिस्टर हैरी जैसे लोग मैनेजमेंट में आए और कंपनी की सोच मतलब पूरी तरह बदल गई। फोकस कहाँ चला गया फिर? सीधा मुनाफा और स्टॉक की कीमत पर। नतीजा, हेडक्वार्टर्स सियाटल से शिकागो शिफ्ट हो गया। 70% से ज्यादा प्रोडक्शन बाहर मतलब आउटसोर्स कर दिया। 70%? जी। और सबसे बड़ी बात, 53,000 से ज्यादा अनुभवी कर्मचारी, जिनमें कई टॉप के इंजीनियर थे, उन्हें निकाल दिया गया। 53,000? ये तो ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब दशकों का तजुर्बा बाहर चला गया। बिल्कुल। R&D मतलब रिसर्च पे खर्च घटा दिया और वो पैसा स्टॉक बायबैक में लगाने लगे। और इसी माहौल में वो 737 मैक्स वाला संकट आया। हाँ, उसी का नतीजा कह सकते हैं। एयरबस के A320 नियो से मुकाबला था, तो बोइंग ने क्या किया, अपने पुराने 737 डिजाइन में ही नया, बड़ा, ज्यादा फ्यूल बचाने वाला इंजन फिट कर दिया। लेकिन उससे बैलेंस बिगड़ गया शायद। हाँ, विमान की नाक उड़ान में ऊपर उठने लगी और उसे ठीक करने के लिए ले आए वो MCAS सिस्टम। MCAS? हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। ये था क्या असल में जिसने इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर दी? MCAS मतलब मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। ये बेसिकली विमान की नाक को ऑटोमेटिकली नीचे करता था अगर वो ज्यादा ऊपर उठे। सुनने में तो ठीक लगता है, फिर गड़बड़ कहाँ हुई? दो बड़ी गड़बड़ियां। एक, पायलटों को इसके बारे में ठीक से बताया ही नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं दी। और दूसरा, ये सिस्टम सिर्फ एक सेंसर के डेटा पर काम करता था। सिर्फ एक? जी। अगर वो सेंसर खराब हो जाए तो MCAS बार बार जबरदस्ती नाक नीचे करता रहता था। पायलट कंट्रोल ही खो देते थे। पायलटों को पता भी नहीं और सिस्टम प्लेन नीचे धकेल रहा है। ये तो बहुत ही खतरनाक है। बेहद खतरनाक। और इसी वजह से वो इंडोनेशिया और इथियोपिया वाली दुखद दुर्घटनाएं हुई। और सिर्फ यही नहीं था, शायद और भी दिक्कतें आई। हाँ, और भी बहुत कुछ। लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाएं, फ्लाइट में धुआं, कॉकपिट में गलत स्विच लगे होने की बातें, और वो लास्का एयरलाइंस वाला मामला तो सबको याद होगा। दरवाजे का प्लग ही उड़ गया बीच हवा में। हाँ हाँ, क्योंकि बोल्ट ढीले थे। अविश्वसनीय। बिल्कुल। और फिर जोश बर्नेट जैसे विसल ब्लोअर सामने आए। उन्होंने बताया कि कैसे प्रोडक्शन में जल्दबाजी के चक्कर में ऑक्सीजन सिस्टम में गड़बड़ियां थीं। धातु के नुकीले टुकड़े वायरिंग के पास गिर रहे थे। ये तो बहुत सीरियस आरोप थे। जी। बर्नेट ने गवाही दी और फिर कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई, जिसे आत्महत्या बताया गया। और इस सब के बीच कंपनी लॉबिंग वगैरह भी कर रही थी। हाँ, करीब $328 मिलियन सरकारी लॉबिंग पर खर्च किए और उन दो दुर्घटनाओं के लिए न्याय विभाग से $2.5 बिलियन का समझौता भी किया। तो नतीजा क्या निकला कंपनी के लिए? फाइनेंशियल हालत तो खराब हुई होगी। ऑर्डर देने में हिचक रही हैं, डिलीवरी बहुत धीमी हो गई है। मतलब एक इंजीनियरिंग आइकॉन का ये हाल मुनाफे के चक्कर में। सही कहा, ये क्लासिक केस है। अच्छा, तो ये बोइंग की बात हुई। अब जरा एयर इंडिया की तरफ देखें। उसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं रही है। उसका भी तो एक सुनहरा दौर था। हाँ बिल्कुल। JRD टाटा ने 1932 में शुरू किया था। 1953 में राष्ट्रीयकरण हो गया। पर जब तक टाटा साहब का प्रभाव रहा, एयरलाइन की साख बनी रही। काफी अच्छी इमेज थी। लेकिन फिर 1978 के बाद चीजें बिगड़ने लगी, जब उन्हें हटा दिया गया। जी। सरकारी नियंत्रण में धीरे धीरे वो बात नहीं रही। अक्षमता बढ़ी, फैसले गलत होने लगे। और नतीजा भारी घाटा। हाँ, कुल मिलाकर 85,000 करोड़ का घाटा। जरूरत से ज्यादा कर्मचारी, मतलब दुनिया के औसत से लगभग दोगुने। हाँ, सर्विस क्वालिटी गिरी, मुफ्त टिकट बांटने का कल्चर आ गया, बेड़ा पुराना होता गया। और गलत विमान खरीदने की बातें भी थीं। बिल्कुल। और बोइंग पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता भी एक फैक्टर था। एक दिलचस्प बात यह है कि सिंथिया किचन्स, जो बोइंग की पूर्व क्वालिटी मैनेजर थीं,
उन्होंने 11 खराब 787 ड्रीम लाइनर की लिस्ट बनाई थी। उनमें से 6 एयर इंडिया को बेचे गए थे। क्या कह रही हैं? 11 में से 6 खराब विमान एयर इंडिया को। ये तो सीधा बोइंग की प्रॉब्लम का असर है। जी फिर जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने इसे वापस खरीद लिया। हाँ, 18,000 करोड़ की डील थी शायद। अब उनका प्लान क्या है? एक 5 ईयर का रिवाइवल प्लान है। 470 नए विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है, हालांकि डिलीवरी धीमी है। पुराने विमानों को ठीक किया जा रहा है। $200 मिलियन आईटी सिस्टम पर लगा रहे हैं। और मर्जर वगैरह भी? हाँ, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा का विलय हो रहा है। कर्मचारियों के लिए वीआरएस भी लाए हैं। लेकिन राह आसान तो नहीं लग रही होगी। नए विमान आने में देर हो रही है, शायद बोइंग की दिक्कतों की वजह से भी गिरने वाली है। हाँ, और वो यात्रियों के बर्ताव वाली समस्याएं भी सुनने में आती हैं, खासकर टॉयलेट्स को लेकर। हाँ, वो स्टाफ, मेंटेनेंस और यात्री तीनों से जुड़ा मसला है। और हाल की घटनाएं देखें, जून में 83 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, तकनीकी खराबियां, फिर शिवराज सिंह चौहान, डेविड वार्नर, संजीव कपूर जैसे लोगों की शिकायतें। ये सब दिखाता है कि चुनौतियां अभी हैं। लेकिन क्या कुछ सुधार दिख रहा है? हाँ, कुछ पॉजिटिव संकेत भी हैं। रेवेन्यू 25% बढ़ा है, घाटा 50% कम हुआ है, और टाइम पर परफॉर्मेंस मतलब ऑन टाइम परफॉर्मेंस 90% तक पहुंच गई है, जो काफी अच्छा है। तो मतलब उम्मीद है। और यहाँ फिर बोइंग और एयर इंडिया का कनेक्शन दिखता है। एयर इंडिया के बेड़े में बोइंग विमान बहुत है, खासकर 787 ड्रीम लाइनर। उनकी सुरक्षा पर जो सवाल उठे हैं वो एयर इंडिया के लिए चिंता की बात है। हाल में एयर इंडिया के 787 में जो घटना हुई वो जोश बर्नेट की उस चिंता से भी जुड़ती दिखती है कि इन विमानों में 10 साल बाद दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये साफ है कि बोइंग में कॉर्पोरेट कल्चर बदलने का कितना भयानक असर हुआ, और एयर इंडिया जो कभी गौरव थी वो कैसे मुश्किलों में फंसी और अब टाटा के हाथ में एक मुश्किल वापसी की लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है क्या? कि इन दोनों कंपनियों में जो इतनी गहरी सांस्कृतिक दिक्कतें सामने आई हैं, उनको देखते हुए क्या सिर्फ पैसा लगाना और नए विमान खरीदना काफी है भरोसा वापस लाने के लिए, या फिर लंबे समय तक सुरक्षा और अच्छी सर्विस पक्की करने के लिए कुछ और, मतलब कई ज्यादा गहरे बदलाव करने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। सिर्फ नए विमानों से शायद बात ना बने।